तब वक्फ बोर्ड दबा हुआ था, दीमक ज़दा हो गया था, इसमें कोई काम वैसे नहीं होता था जो लोग चाहते हैं। अभी सिर्फ 15 या 16 महीने हमें हो गए, तो ये अब लोगों का बोर्ड बन गया है, जो होना चाहिए। वक्फ अमानत है, वक्फ लोगों की अमानत है, और वक्फ में हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि वक्फ को हमें डेवलप करना चाहिए। लेकिन उसमें हंगामा हुआ, तो फिर हमने वो सोचा कि हंगामे में हमें तो काम करना नहीं है, हमें काम करना है लोगों की भलाई के लिए। तो इसके लिए हमने अब दूसरी ज़मीन मुंतखब की है, तो इंशाअल्लाह रहमान वो उस ज़मीन पे हम हॉस्पिटल बनाएंगे। बिल्कुल नहीं, इमोशंस की बात नहीं है। आप जानते हैं कि अभी हालात बहुत अच्छे हैं, तभी तो मीर वाइस साहब को भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई, और वो भी जब गए तो बहुत अच्छा माहौल वहाँ पे था। इस्लाम ने सिखाया है कि आपका एक इमाम ही अमीर होना चाहिए, अमीर जिसके पीछे आप नमाज़ पढ़ते हैं, अमीर कारवां, और वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको कुरान की तरह। और दस्तारबंदी, जो आपने पहले सवाल के हिस्से में बता दिया, दस्तारबंदी पे इसलिए पाबंदी हमने लगा दी थी क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि दरगाहें, हमारे मसाजिद सियासत का अड्डा बने। Hello and welcome to this episode of Beyond the Headlines. I'm your host Nazir Ganai. Today we are joined by a very special guest, someone who is in news for taking some bold and some controversial decisions. She is also credited for revamping certain programs in the Waqf Board, chairperson of Waqf Board. Thank you so much for giving us your time. Thank you. Waqf Board इस वक्त बहुत न्यूज़ में रहता है because of a lot of initiatives that you are taking, and you also face a lot of criticism from the opposition parties. So how do you see this all happening? थैंक यू आपका पहले कि आपने इस सिलसिले में आज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आज बात करना चाही। आप जानते हैं कि पिछले 17 महीनों से ऑलमोस्ट 17-18 मंथ्स तक तो हो गई जब से हमने वक्फ को एज हम मानेंगे कि इंचार्ज हम बनाए गए। उस वक्त से ही हमारे सामने चैलेंज था, क्योंकि ये ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि एज़ इट इज़ इसको लिया जाए। यहाँ पे चैलेंज हैं, ये दीनी मामलात है, रिलीजियस बोर्ड है, इसमें जितने चैलेंजेस होंगे उतना ही काम करने का मज़ा भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को संभालने के बाद, चार्ज संभालने के बाद, मेरे सामने जिस श्राइन में आज खड़े हैं, ऐसे ही हमारे हज़ारों यहाँ पे श्राइन्स हैं। पहले जो मुजावरों का मामला हमारे सामने आया, उसमें भी एक हंगामा बरपा हो गया पूरे जम्मू कश्मीर में। फिर आप देख लीजिए, फिर हमने ऐसे ही ड्रास्टिक स्टेप्स उठाए, सो मैनी हार्ड स्टेप्स, जिसकी वजह से पॉलिटिकल हलकों में एक हलचल पैदा हो गई। वो हार्ड स्टेप्स थे, ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं करते आज आपको ये स्मूथनेस नहीं दिखती। क्योंकि तभी जब आप कांटे हटाते हैं तभी आपको अच्छा सा गुलाब या कुछ नज़र आता है। ये ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बोर्ड सियासत की नज़र हो गया था, ये सब आप जानते हैं। तो कहाँ लगता है आपको कि पिछली रिजीम्स में कहाँ लगता है आपको कि वक्फ जो है इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई थी, या कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वक्फ एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गया था? तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले रिजीम्स को भी हम अगर पॉजिटिव वे में काम करना चाहेंगे तो हम उनको भी तनकीद बराए तामीर से देख सकते हैं। अगर हमें क्रिटिसिज्म करनी है तो लेकिन उस हद तक करें कि उसमें भी हमें कोई फ़ायदा नज़र आए। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा घुस गया था, और आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम कोई, आप या मैं या कोई और जो हमें देखेंगे,
वो कोई आसमान से उतरे हुए नहीं हैं, यही हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर हर जगह पे सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर्स हम नज़र आते थे। उसको ज़रा ठीक करने में हमें ये टाइम लगा, लेकिन फिर भी मीडिया और लोगों का साथ रहा जो चाहते थे ये रिलीजियस बोर्ड है इसको ठीक किया जाए। इसमें 17-18 महीनों में जो आपने काम देखा वो सिर्फ अकेले दरख्शां अंद्राबी का काम नहीं है, इसमें सबों का हाथ रहा, ख़ासकर मेरे कश्मीरियों का, जिनसे मुझे शायद पहले उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल ग्रुप से मुंसलिक रहते हैं और हम में वो पॉलिटिक्स बीच में आता है। और जब हमने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसमें पॉलिटिकल सारे चाहे एक्स चीफ मिनिस्टर्स थे, चाहे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स थे, या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ बीच में मैदान में खड़े हो गए, हाइल हो गए, लेकिन फिर भी उसके बाद उस 10 या 20% को छोड़कर 80% लोगों ने वालिहाना इसका इस्तकबाल किया। कई सियासी लीडरान का ये भी मानना है कि दरख्शां अंद्राबी जी को कुछ डिसीजन जो है वक्त में इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए छोड़ने चाहिए, तो उनको हर एक चीज़ में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है और हर एक चीज़ को पॉलिटिसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सब जो अपोजिशन से ये स्टेटमेंट्स आते हैं, क्या ये कहीं पे आपके काम में कई बाधा डालती है? 70 साल तो उन्होंने ही संभाला, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने ही। फर्स्ट टाइम हम काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं। पहले तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो खुद को कह रहे हैं, या मानिए चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ही इसमें रहा करते थे और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इसमें काम किया है, वही तो कर रहे थे। तब वक्फ बोर्ड दबा हुआ था, दीमक ज़्यादा हो गया था, इसमें कोई काम वैसे नहीं होता था जो लोग चाहते हैं। अभी सिर्फ 15 या 16 महीने हमें हो गए, तो ये अब लोगों का बोर्ड बन गया है, जो होना चाहिए। वक्फ अमानत है, वक्फ लोगों की अमानत है, और वक्फ में हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि वक्फ को हमें डेवलप करना चाहिए। वक्फ की अगर बात करें तो हमने कुछ और भी बोर्ड्स हैं, अगर श्राइन बोर्ड की बात करें या कुछ और भी यहाँ पे हमारे बोर्ड्स हैं, हमने देखा कि उनके एसेट क्रिएशंस बहुत हुई है, जबकि आपका खुद भी ये मानना है कि वक्फ हैज़ फेल्ड ऑन दैट फ्रंट, और अभी तक कुछ ऐसे क्रिएशंस, या आपने रिसेंटली कहा कि कैंसर हॉस्पिटल्स या बाकी आपके जो है विजनरी जो डॉक्यूमेंट है उस पर आपने बहुत सारा खाका तैयार किया है, तो आपको क्या लगता है कि कितना आपने उस पे काम किया है, तो कितने प्रोजेक्ट्स अभी टेकअप हो रहे हैं? बिल्कुल सही। हमने पहले ही दिन ये कहा था कि हम यहाँ पे एक कॉलेज बनाएंगे और उसके साथ एक हॉस्पिटल, एंड एक उसके साथ नेचुरली जब आप एक बड़ा हॉस्पिटल बनाते हैं उसमें एक मेडिकल कॉलेज होना लाजमी रहता है। ये हमारा पहले से ही एक ड्रीम भी है और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन वही हाई इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स और बाकी पॉलिटिशियंस मैदान में आए, जो एक्स अभी हमारे मिनिस्टर्स रहे हैं, उन्होंने कतन नहीं चाहा कि ऐसे हम कोई हॉस्पिटल बनाएं, क्योंकि वो अपने रिजीम में वो सारे चीज़ें नहीं कर पाए। अगर उन्होंने किया होता शायद वो आज हमें इस चीज़ के लिए तनकीद नहीं करते। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या आप उस तनकीद से डरे? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस वक्त शायद अभी हमें 2-5 महीने ही हुए थे ये संभाले हुए, लेकिन अब साल सवा साल पीछे हो गया है। अब वो सारा ड्रीम प्रोजेक्ट हमने DPR तक और MOU तक ले गए हैं और इंशाअल्लाह रहमान अब वो जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आएगा। क्या क्या है उसमें खास? अगर देखिए, वो एक हॉस्पिटल होगा जिसमें हर एक किस्म, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि हमारे यहाँ पे सरकारी फैसिलिटीज़ भी हैं, स्कीम्स भी हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास ऐसे हॉस्पिटल नहीं है अभी तक जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी, जिसके लिए हमारे लोगों को बॉम्बे जाना पड़ता है, हमें दिल्ली जाना पड़ता है और बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ता है। हम चाहते हैं वैसा एक हॉस्पिटल यहाँ पे हो जहाँ पे हमारे लोगों को अगर मुफ्त भी नहीं लेकिन उतना कॉस्टली इलाज ना पड़े, और जो
बहुत आप देखते होंगे आजकल इश्तिहार आते हैं, फलां बीमार है, उसको ये बीमारी है, उसकी किडनी फेलियर हो गया है, उसको अल्लाह ना करे वो ऐसी बीमारियां लगी हुई हैं और उसको डोनेशन लेना पड़ता है। अगर वही डोनेशन के ज़रिए से यहाँ पे एक हॉस्पिटल होता तो हमारे लोग बिना दवाई के, बिना इलाज के नहीं मरते। और जो हमारे बच्चे यहाँ से दूसरे मुल्कों में जाते हैं और वहाँ पे वो मेडिकल MBBS वगैरह कर लेते हैं, हम चाहते थे कि उसी के ज़रिए से कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट और एक ऐसा कॉलेज दे दें बच्चों को ताकि ये एक यादगार शाह हमदान साहब के नाम पे ये होता। और जिस तरह से आपने अभी श्राइन बोर्ड की बात की, जब वो कर सकते हैं, हमारा बोर्ड तो बहुत बड़ा है। तो आपने ईदगाह जो है साइट इसके लिए मुंतखब की थी और लोगों का ये मानना है कि ये एक वाहिद एक ऐसा खेलने की जगह थी जहाँ पे ख़ास तौर से डाउनटाउन के बच्चे जो हैं यहाँ पे खेलते हैं, और ये ईदगाह जो है कुछ और एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होता था वहाँ पे डाउनटाउन में, क्योंकि वो एरिया है मुंतखब नाम से ईदगाह, लेकिन वहाँ पे 650 कनाल जो अराजी थी वो खरीदी गई थी और उसको वक्फ किया गया था, और उस वक्फ के ज़रिए से लोगों को एक फैसिलिटी दी गई थी जिसमें 250 कनाल ज़मीन जो अराजी है वो रखी गई है नमाज के लिए। वो प्योरली ईदगाह है। उसके अलावा आप देख रहे हैं उसमें हमने सोचा था 70-80 कनाल या 100 कनाल भी अगर हम लेंगे तब भी 100 कनाल बचता है, वो बच्चों के खेलने के लिए रहेगा। लेकिन उसमें हंगामा हुआ तो फिर हमने वो सोचा कि हंगामे में हमें तो काम करना नहीं है, हमें काम करना है लोगों की भलाई के लिए। तो इसके लिए हमने अब दूसरी ज़मीन मुंतखब की है, तो इंशाअल्लाह रहमान वो उस ज़मीन पे हम हॉस्पिटल बनाएंगे। दरअसल जी रिसेंटली आपने जब मीरवाइज को रिहा किया गया तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे आपका एक फ़ोटो वायरल होता है, तो क्या ख़ास मुलाकात थी? देखिए मीरवाइज साहब, आप जानते हैं कि हमने हमेशा कहा है कि वो इकलौते हमारे ऐसे मीरवाइज हैं जिनको हर खास व आम मोहब्बत करते हैं और वो रिलीजियस लीडर हैं। हमेशा यही रहा है कि उनको रिहा किया जाए, तो हम उनसे बात करते रहते हैं क्योंकि रिलीजियस लीडर्स के साथ बात करना लाजमी है, क्योंकि एक बोर्ड की चेयरपर्सन हूँ मैं, और उस बोर्ड की जहाँ पे हमें दीनी मामलात के लिए हमेशा ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो दीन के जाने माने हस्तियां हैं। उसी तरह से वो एक मीरवाइज हैं, उनके साथ बातचीत रहती है। जब भी वो उनको रिहा किया गया तो हमें बहुत खुशी हुई। हमने अपने जो उनके साथ मुलाकात हुई थी पहले, वो फ़ोटो मुबारकबाद के लिए चेयरपर्सन, मैं बीजेपी की हूँ, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। मुझे खुशी है, मैं उस पार्टी की हूँ जिसने मुझे चेयरपर्सन बनाया है, तो मुझे इसमें खुशी है कि एज अ चेयरपर्सन भी मैं उनसे बात करूँगी क्योंकि मैं जिस पार्टी से हूँ, मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मैं उस पार्टी से नहीं हूँ और मुझे फ़ख्र नहीं है। मुझे अपनी पार्टी पे फ़ख्र है, इसलिए कि उन्होंने ही सोचा कि एक लेडी को पहली बार इतने बड़े बोर्ड का चेयरपर्सन जामा मस्जिद को खोला जाता है और उसके बाद जुमा की नमाज अदा की जाती है, उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे को फिर से बंद की जाती है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक रिलीजियस जो है इंटरफेरेंस होती है उन लोगों के साथ जो जिनके वहाँ से वाबस्ता है, उनके इमोशंस? बिल्कुल नहीं, इमोशंस की बात नहीं है। आप जानते हैं कि अभी हालात बहुत अच्छे हैं, तभी तो मीरवाइज साहब को भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई, और वो भी जब गए तो बहुत अच्छा माहौल वहाँ पे था, और इंशाअल्लाह रहमान आहिस्ता आहिस्ता माहौल अच्छा हो जाएगा और कभी फिर रोक टोक नहीं होगी। आपने दस्तारबंदी और रिसेंटली आपने मुअज्जिन्स को, इमाम्स को बिल्कुल ऑफिशियली उनको अपॉइंट किया, उनका जो है पेमेंट और उनकी रिन्यूमरेशन तय की गई, तो ये डिसीजन फाइनली क्यों लिया गया, क्या वजह? देखिए हमारे अंडर जो है वक्फ के अंडर मैक्सिमम मसाजिद और श्राइन्स आते हैं, और उनमें मुअज्जिन और इमाम की तकर्रुरी होना लाजमी रहता है, और ये तकर्रुरियाँ हुई हैं। अब आप यहीं का, जहाँ पे हम जिस श्राइन में खड़े हैं, यहाँ का आप इमाम साहब देखेंगे वो 90 इयर्स ओल्ड है। अब लोग खुद चाहते हैं कि वहाँ पे, अब 90 ईयर
हम यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं और 90 ईयर या 95 ईयर्स ओल्ड एक इमाम साहब एक इमामत करते हैं, तो परेशानियाँ उनकी सेहत में भी हैं। अब जो कि हमने कहा कि एक रूल के हिसाब से इमाम पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिस पे बड़ा हंगामा हो गया। तो जबकि कुरान में ही इकरा पहला लफ्ज़ है, तालीम इल्म हासिल करो, वो होना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारी श्राइन्स हैं जहाँ इमाम ही नहीं है, जहाँ मौज़िन ही नहीं है, और जो हैं भी वो कोई मौसिल है, कोई हमारा 4th क्लास एम्प्लॉई है वहाँ पे। इसलिए हम चाहते हैं कि एक जो हमें इस्लाम ने सिखाया है कि आपका एक इमाम ही अमीर होना चाहिए, अमीर जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, अमीर कारवां, और वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको कुरान की तरह। और दस्तारबंदी जो आपने पहले सवाल के हिस्से में बता दिया, दस्तारबंदी पे इसलिए पाबंदी हमने लगा दी थी क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि दरगाहें, हमारे मसाजिद सियासत का अड्डा बने। ये दस्तारबंदी की जो पाबंदी है, ये खाली पॉलिटिकल लोकल पॉलिटिशियंस के लिए कि सबके लिए? ये लोकल पॉलिटिशियंस के लिए नहीं, हर एक के, क्योंकि ज़ियारत शरीफ और मसाजिद सिर्फ हमारे इबादत के लिए हैं। हम पॉलिटिक्स कहीं भी कर सकते हैं, और जो इमाम, जो इसके लिए स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनके लिए दस्तारबंदी पे कोई पाबंदी नहीं है। How do you do the audit of your shrines and your mosques? हमारे पास सारा है, हमारा ऑडिटर जनरल आता है, ऑडिट होता है बाज़ाब्ता। एक जो अकाउंट्स होते हैं हमारे, उनके अकाउंटेंट्स होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ऑडिट के हिसाब से ही काम चलता। पहले चलता था, नहीं चलता मुझे उससे पता नहीं है, बट मैंने जितना देखा हिसाब बाज़ाब्ता ऑडिट है। तो कितना है? इज देयर एनी पॉजिटिव साइन इन द? अभी जब हम आए थे, आपने भी सुना होगा, जब हम आए थे तब यहाँ पे ट्रेजरी में हमारा 25 लाख था। हमारे मुलाजमों के लिए तनख्वाहें नहीं थी, तो हम कहाँ काम करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये मुजाविरों का और ये चोरियाँ वोरियाँ बंद हो गई, जो भी था यहाँ पे लूप होल्स वगैरह वो था, वो सारा बंद हो गया। उसके बाद अब आज आप देखेंगे, अगर हमें कहीं कलर करना है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन करना है, वो हम खुद कर रहे हैं, और मुलाजमों के लिए तनख्वाहें भी हैं। तनख्वाहें हैं। तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी, लॉट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज आर अंडर ऑक्यूपेशन इन जम्मू रीजन स्पेशली, तो वहाँ उसको रिट्रीव करने के लिए वक्फ क्या कर रहा है? बिल्कुल, हमने पहले से ही वहाँ भी शुरू किया है, और वहाँ तो पहले गवर्नमेंट्स ने वो दे दी है। अगर कहीं किसी का लीज है तो उनका रेंट हम ले लेते हैं। वहाँ पे एक चीज़ जो हमने कश्मीर रीजन में नहीं देखा, जैसे हमें कल हंगामा करना पड़ा भाई दुकान बंद करने से, हाँ रेंट, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पे हमने बता दिया, पहले एजिटेशन वगैरह हो गया, लेकिन फिर सभी आए, उन्होंने रेंट दे दिया। जैसे आप देख रहे हैं वहाँ भी औकाफ मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, और गांधीनगर एरिया है, वहाँ पे लोगों ने रेंट देना शुरू कर दिया, और आज के रेट के हिसाब से। बोजन वोल बोजान कि वक्फ चेयरपर्सन क्या वनान निश क्या प्रॉपर्टीज निश क्या एसेट्स वक्फ तिमन कित वन तुम वक्फ क्या करान वनकन काम? मे बासान कि वनकन तिम सारी आम तो खास लूख यमन वक्फ पाई कि तिम माजि बेनी पन्ने नजर नियाज हेत पत येन पेटन मज त्रा पे तिमन यह खबर आसान कि यह कत लगे, अमुक छा ठीक इस्तेमाल करने कि ना। पे तिम जियारतन पे मिलान वजू खान ती पे बेहन खतर तह जाय मिलान, साफ सुथर तक मिलान कि वन हेकन तिम कि तिम हेकन यह वुचित कि अस वन नो मकसद बच्चियन खानदर करुन, यम वक्फन आज तक स्टेप तुलम बेवा बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, और अस स्कूल ती चलान यथ मज अगर वो सोन ज़्यादा पोस ग स्कूलन मज इत गसान कि तत फीस तूत हेन कह, तथ मज सह पोस लगान। बेम आस्थान पे गवर्नमेंटस को नज़र थवान, क्या गवर्नमेंट वक्फस कहीं तह ग्रांट दिवान, युस चलान या तो चल ये अथ ये पे रेंट यी, न चल युस नजरो नियाज यी,
तेली हेक सोन आस्थान ते बनित, तेली हेक सोन मस्जिद बनित, तेली हेको अस यथ मज इमाम ते थवित, बे हेको तिमन माजन बेनन ते छ मदद करान यमन न घर चलावनस काछ आसान। तो आखिर पे मेरा एक सवाल है, जो वक्त के फर्दर जो आपका अभी आपने बताया कि एक विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है, हाँ। एक डीपीआर ऑलरेडी तैयार हुआ है, तो उस पे उसको टेकअप करने के लिए कितना अभी वक्त दरकार है? ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि बाज़ाब्ता एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें कोई खामी ना रहे, क्योंकि अगर हम आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट पेश करते हैं फिर आप कहेंगे नहीं इसमें तो ये भी रह गया है, वो ना रहे। अदरवाइज़ हमने शायद 8 महीने में ही अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया था, लेकिन उसमें कुछ रहा था बाकी, वो हम अभी पूरा करेंगे और वाक़फ़ डे पे इंशाअल्लाह रहमान वो लोगों के सामने आएगा। और जो आपकी यहाँ पे जो आपके सियासी कलीग्स हैं, ख़ासतौर से जो अपोजिशन में हैं, उनका ये मानना है कि वक्त में बीजेपी का बहुत इंटरवेंशन है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट कमेंट? देखिए, अगर उनका ज़माना होता जैसे वो पार्टियां काम करती थी तो उनको वही याद है कि जब वक्फ का कोई वाइस चेयरमैन बनता था या वक्फ का कोई चेयरपर्सन तो हुआ नहीं चीफ मिनिस्टर के अलावा, या उनके मेंबरान होते थे तो वो नाम के होते थे, काम वो वहाँ से ही पार्टी हेडक्वार्टर से चलाते थे। लेकिन आज यहाँ पे काम लोगों की मर्ज़ी से होता है। यहाँ पे हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो हमने पहले ही आपसे कहा हमें फ़ख्र है अपनी पार्टी पे, अपने प्राइम मिनिस्टर पे, अपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि वो कोई इंटरवेंशन इसमें मतलब इंटरफेरेंस तो कहीं नाम की ही नहीं है। काम सिर्फ लोगों का है, काम सिर्फ वक्फ का है और लोगों की मर्ज़ी से हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कैसा काम कर रही है जम्मू कश्मीर में? बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि कल एक्सेशन डे है। हाँ, और आज हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। और हाउ डू यू सी दिस एडमिनिस्ट्रेशन गोइंग? जबकि उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, वो कहते हैं कि यहाँ के एलजी जो है वो एक मोनार्क बन गए हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे इलेक्शन हो। तो आपका क्या रिएक्शन है इस पर? उमर साहब को हम क्या कहें, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो लोगों से पूछे। लोग 80% लोग हमसे भी कहने आते हैं, क्योंकि हम लोगों से मिलते रहते हैं। आप अगर दिन में आते, मतलब आप आइए और देखिए, हमारा रोज़ पब्लिक दरबार होता है और उसमें से लगभग 80% लोग हमें ये कहते हैं कि आप लोगों से कहें, अपने हायर अथॉरिटी से कहें कि यहाँ इलेक्शन ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्शन हो गए, यहाँ से फिर हड़ताल होंगी, यहाँ पे फिर मारदाड़ होगा, हमारे बच्चे फिर से स्कूल नहीं जाएंगे। ये आम लोगों की राय है। अच्छा, आपका मानना है कि आम लोग नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो? हमारा मानना है कि कोई नहीं चाहता। आप जैसा मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं वैसे आम लोगों की करिए। आप रेडे वाले से, टैक्सी वाले से, शिकारे वाले से, घोड़े वाले से, किसी से, होटेलियरियन से बात करिए। अगर उन्होंने आपको बता दिया कि हाँ इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर हम अपने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब को वही जवाब होगा। हम कहेंगे तो कहेंगे ये नहीं चाहती हैं आम लोग। हम भी अपने आप को आम लोगों में शामिल कर लेते हैं। पॉलिटिकल लीडर आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, वो पॉलिटिकल प्रोसेस है और डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हम उससे नफ़ी में जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारा डेमोक्रेटिक हक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इलेक्शंस तो ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जैसे कि आपने कहा एलजी साहब का कि हमारे उमर साहब कह रहे हैं, उसका हमारा जवाब है कि लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, कि लोग कहते हैं कि इलेक्शन ना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ टाइम वक्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।